एक प्रॉब्लम और आती है स्टूडेंट्स को C3 और C4 साइकिल समझने में, है ना। C3 प्लांट क्या होते हैं, C4 प्लांट क्या होते हैं। एक सिंपल ट्रिक समझो। देखो, इन्वायरमेंट में आम रूप से C3 प्लांट्स पाए जाते हैं, लेकिन C3 प्लांट्स के साथ दिक्कत क्या है, जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं, सनलाइट बहुत तेज़ होती है, ऐसे में अगर प्लांट अपने जो स्टोमेटा है, रंध्र है, उनको बंद ना रखे तो यहाँ से वाटर का ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा और प्लांट को H2O की कमी हो जाएगी, जल की कमी हो जाएगी। इससे बचने के लिए प्लांट क्या करते हैं, प्लांट अपने स्टोमेटा को क्लोज रखते हैं, बंद रखते हैं। लेकिन इससे एक दिक्कत हो गई है, क्योंकि हम जो एनवायरनमेंट से आने वाली CO2 है उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, और जो प्लांट खुद का रेस्पिरेशन करता है, इससे ऑक्सीजन ज़्यादा बन रही है। अब यहाँ पर अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन CO2 से ज़्यादा हो जाती है तो रुबिस्को एंजाइम CO2 की बजाय ऑक्सीजन से जुड़ने लग जाएगा, और ऐसे में एक बिना मतलब का एक अणु बन जाता है जिसको हम बोल रहे हैं फॉस्फोग्लाइकोलेट। ये फॉस्फोग्लाइकोलेट जो है, ये ना तो हमें ATP दे रहा है, ना ही ये हमें ग्लूकोज दे रहा है, बल्कि इसके बनने में एक ATP और खर्च होती है ना। तो इस रिएक्शन को अब ये क्या होगा, फॉस्फोग्लाइकोलेट यहाँ से, अभी ये काम क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, ये फॉस्फोग्लाइकोलेट यहाँ से पेरोक्सीसोम में जाएगा, पेरोक्सीसोम से ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में और वहाँ CO2 रिलीज़ करेगा। इस पूरी प्रोसेस में CO2 रिलीज़ की जा रही है, ऑक्सीजन यूज़ की जा रही है, क्योंकि रुबिस्को ऑक्सीजन से जुड़ा था ना। तो ये जस्ट लाइक अ रेस्पिरेशन प्रोसेस है, जैसे श्वसन हो रहा हो, रेस्पिरेशन हो रहा हो, O2 ली जा रही हो, CO2 छोड़ी जा रही हो, ऐसा प्लांट कर रहे हैं, है ना। बड़ा अजीब सा है, इसीलिए इस टर्म को बोला गया है फोटो रेस्पिरेशन। ये यूज़फुल है क्या? नहीं, इसकी वजह से एक ATP एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है और इसमें ग्लूकोज नहीं बन रहा है। लेकिन ऐसे प्लांट जो मरुस्थलीय या सूखी कंडीशन में पाए जाते हैं, या ऐसी जगह जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है ना, तो ऐसे जगह पर C4 प्लांट मिलते हैं, जैसे कि ज्वार, बाजरा। इनमें क्या होता है, इनमें एक विशेष प्रकार की एनाटोमी होती है जिसको हम बोलते हैं क्रेंज एनाटोमी। इसमें क्या होता है, क्रेंज एनाटोमी में मीजोफिल कोशिकाएं जो के साथ ही एक स्पेशल कोशिका होती है जिसको हम बोलते हैं बंडल शीथ कोशिका, बंडल शीथ सेल। अब बंडल शीथ सेल क्या है, विशेष ऐसी सेल है जिसके अंदर कोई भी गैस नहीं आ सकती, चाहे वो CO2 हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, और रुबिस्को एंजाइम हमने इसी बंडल शीथ में बिठा के रखा है। अब अगर यार रुबिस्को एंजाइम के साथ CO2 नहीं जुड़ेगी तो ग्लूकोज कैसे बनेगा, डार्क रिएक्शन नहीं होगी, है ना, और ऑक्सीजन नहीं जुड़ेगी तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन से तो हम बच रहे हैं, लेकिन फिर CO2 नहीं होने की वजह से हमारा ग्लूकोज भी तो नहीं बन रहा है ना, तो ये तो मुश्किल हो गई। इस विशेष प्लांट में क्या होता है, देखो, इसमें मीजोफिल सेल्स में बाइकार्बोनेट आयन बनते हैं जिसमें H+ और CO3- होता है। यही CO3- हमारे पास फॉस्फोइनोल पाइरूवेट के साथ मिलकर एक 4 कार्बन का अणु बनाता है। फॉस्फोइनोल पाइरूवेट 3 कार्बन का अणु है। ये एक एंजाइम आता है पेपकेज, इसके मदद से एक 4 कार्बन का अणु बनाता है जिसको हम बोल रहे हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। 4 कार्बन का पहला प्रोडक्ट बनने की वजह से ही हमने इन प्लांट्स को C4 नाम दिया है। ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में, और मैलिक एसिड के पास वो पावर है जो बंडल शीथ सेल में एंटर कर सकता है। अब देखो, बंडल शीथ सेल में एक बार मैलिक एसिड आ जाए तो मैलिक एसिड यहाँ आके अपना रूप परिवर्तित कर लेता है, और मैलिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है पाइरुविक एसिड प्लस CO2 में। अच्छा यार, तुम CO2 ले आए क्या बंडल शीथ में? हाँ ले आए साहब। क्या अलग तरीके से लाए होगा, इसका रूप परिवर्तित कर। हम CO2 को बंडल शीथ में ले आए हैं, लेकिन हमने क्या किया, इसका रूप परिवर्तित कर दिया। देखो प्लांट्स में कितनी ज़बरदस्त एनाटोमी है ना, इसको क्रेंज एनाटोमी कहते हैं। अब यहाँ पर पाइरुविक एसिड भी मिल गया है, और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमें CO2 भी मिल गया है। यही CO2 रुबिस्को के साथ ऐड होकर डार्क रिएक्शन चलाएगा और ग्लूकोज मिल जाएगी, और ये जो पाइरुविक एसिड बना ये वापस रिसाइकल हो जाएगा मीजोफिल सेल में और फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बना लेगा, है ना। कितनी ज़बरदस्त एनाटोमी।